नमस्कार दोस्तों। इजराइल और हमास का जो वॉर है वो एक बार फिर से इंटेंसिफाई हो चुका है। जहाँ तक हमें लग रहा था कि अब ऑलमोस्ट 9 महीने हो चुके हैं और हमास की जो लीडरशिप है, ऐसी ऐसी खबरें आ रही थी कि हमास की जो लीडरशिप है वो अब गाज़ा स्ट्रिप से भाग चुकी है, कतर में जाकर उसकी छिपी हुई है और इसलिए इजराइल को अब बहुत अच्छा मौका है कि वो इस पूरे वॉरफेयर को ख़त्म कर दे। लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है होता हुआ। ऑन ग्राउंड जो रिपोर्ट है वो ऐसा बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करती है। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, कम से कम जो इजराइल ने अभी जो परसों से जो अपना ऑफेंसिव लॉन्च किया, जो कि नॉर्दर्न गाज़ा में जो फाइटिंग फिर से शुरू हो चुकी है, वहाँ पर कम से कम 40 लोगों की डेथ हो चुकी है। क्योंकि इजराइल ने जो बहुत सारे एरियाज़ पर एक्सप्लोजन्स किए, एयर स्ट्राइक करी और ग्राउंड फाइटिंग भी चल रही है। तो वहाँ पर क्योंकि कई सारे हमास के मिलिटेंट्स भी वहाँ पर प्रेजेंट हैं, तो वहाँ पर जो ग्राउंड फाइटिंग चल रही है, जो एयर स्ट्राइक्स हो रहा है, उससे कम से कम 40 लोगों की डेथ हुई है। और कम से कम ऐसा बताया जा रहा है, यूएन का खुद का कहना है कि वहाँ से टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पैलेस्टीनियंस जो हैं वो वहाँ से मजबूर हो गए डिस्प्लेस होने के लिए, वो वहाँ से मजबूर हो गए वहाँ से भागने के लिए। हालांकि यूएन ने ऑलरेडी कुछ समय पहले ये बात कही थी, यूएन ने एक रेजोल्यूशन निकाला था इस चीज़ के कि जो गाज़ा स्ट्रिप के लोग हैं अब वो जिस कंडीशन में रह रहे हैं वो बिल्कुल रहने लायक कंडीशन नहीं है, अनबियरेबल कंडीशन है वो, ऐसा उन्होंने लिखा हुआ था। तो अब आप सोचिए कि जो पहले ही कंडीशन इतनी अनबियरेबल थी कि वहाँ पे फूड, वाटर, सैनिटेशन कुछ भी प्रोवाइडेड नहीं था। हालांकि यूएन की एक ऑफिशियल ने ये कहा कि व्हेन वी वर प्रेजेंट इनटू द गाज़ा सिटी, नॉर्दर्न गाज़ा की बात नहीं कर रहा मैं, गाज़ा सिटी के भी मैप से आपको सारा एरिया समझा दूंगा। गाज़ा सिटी में जब हम लोग प्रेजेंट थे, क्योंकि वहाँ पर जो बिल्डिंग्स थी, एक्सप्लोजन्स हुए थे, एयर स्ट्राइक्स हुई थी, सारी बिल्डिंग टूट फूट गई है, डिस्ट्रक्ट हो चुका है पूरा, वहाँ पर अल्टीमेट डिस्ट्रक्शन हो चुका है। तो लोग मजबूर हैं वहाँ पर टूटे फूटे मकानों में शरण लेने के लिए, उनके पास प्रॉपर सैनिटेशन की जगह भी नहीं है। सो व्हाट दे आर डूइंग कि वो जहाँ पर उनको जगह मिल रही है सैनिटेशन की, वहाँ पर वो कर रहे हैं। और इस तरीके से लोग वहाँ पर मजबूर हो चुके हैं, एकदम अनबियरेबल कंडीशन हो चुकी है। खाना खाने के लिए भी उनको निकल करके वॉन्डरर्स की तरह देखना पड़ रहा है कि कहाँ से कुछ मिल जाए खाने के लिए, और फिर वो जुटा करके उसको 3-4 दिन तक चलाना। तो ऐसी स्थिति में जो पैलेस्टीनियन सिविलियंस हैं वो फंस चुके हैं। अब दूसरी तरफ आप देखिए कि इजराइल जो है उसने हमेशा से कहा कि ये वॉर ख़त्म हो चुका है, ऑलमोस्ट ख़त्म है, अब हमास ख़त्म हो चुका। लेकिन जब भी वो बोलता है कि ख़त्म हो चुका, नया वॉरफेयर शुरू हो जाता है, एक नया फेज शुरू हो जाता है वॉर का। और अभी वही नज़र आ रहा है कि नॉर्दर्न गाज़ा में जो फाइटिंग हो रही है, जो उस पूरा वहाँ पर वो काफ़ी इंटेंस हो चुकी है। और जो वहाँ के लोग हैं वो जब वहाँ से निकल रहे वो बता रहे कि मतलब पूरे स्ट्रीट पर ऐसे बॉडीज़ जो हैं वो ऐसे फेंकी पड़ी हैं। मतलब यूएन के जो ऑफिशियल्स वहाँ पर काम कर रहे थे, रेड क्रॉस सोसाइटी जो वहाँ पर काम कर रही थी, उनके ऑफिशियल्स भी वहाँ से बाहर निकल चुके हैं। वो वहाँ से अब वहाँ पर नहीं रहना चाहते हैं बिकॉज ऑफ, क्योंकि वहाँ पर कभी भी एयर स्ट्राइक हो जाती है, वहाँ पर कभी भी एक्सप्लोजन्स हो जाते हैं, तो उनकी खुद की जान भी बहुत ज़्यादा खतरे में, इसलिए वो लोग वहाँ से बाहर निकल चुके हैं। इसीलिए ये जो लाशें हैं इनको उठाने वाला भी कोई नहीं है, जो स्ट्रीट्स पर ऐसे फेंकी हुई हैं। और इस बात को इजराइल ने कंफर्म भी किया है। इजराइल ने बोला है कि हम जो हैं, जो नॉर्दर्न गाज़ा है उसका जो शुजाइया एरिया है, अभी मैं आपको मैप से दिखा दूंगा, उसका जो शुजाइया एरिया है वहाँ पर अबव द ग्राउंड भी हम फाइट कर रहे हैं और बिलो द ग्राउंड कई सारे टनल्स बने हुए हैं, वहाँ पर भी जो फाइटिंग है वो इंटेंस फाइटिंग चल रही है। तो बिलो द ग्राउंड जो है वो मैन टू मैन फाइटिंग चल रही है, बिल्कुल सामने सामने, और जो अबव द ग्राउंड फाइटिंग है वो एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं, एक्सप्लोजन्स कर रहे हैं वहाँ पर इन मिलिटेंट्स को टारगेट करने के लिए। हालांकि इजराइल का तो हमेशा कहना है कि हमने जितनों को भी मारा है वो सब टेररिस्ट हैं, वी हैव किल्ड डजन्स ऑफ टेररिस्ट, और वहाँ पर एक भी सिविलियन कैजुअलिटी नहीं हुई है, ऐसा इजराइल तो शुरू से क्लेम करता आ रहा है। लेकिन यूएन का नंबर देखो तो 38,000 पहुँच चुका है कि 38,000 पैलेस्टीनियन सिविलियंस की ऑलरेडी इसमें डेथ हो चुकी है। और उसके बाद डजन्स ऑफ टेररिस्ट को मारा। उन्होंने कहा कि यहाँ पर हमें कई सारे वेपन्स मिले, ऑब्वियसली वेपन्स मिलेंगे वहाँ पर अंडरग्राउंड जो टनल्स थे, वॉच टावर्स, ड्रोन्स, सब कुछ हमें वहाँ पर मिला और उसको हमने पूरी तरीके से एकदम ख़त्म कर दिया है। और नॉर्दर्न गाज़ा में अभी कम से कम 3-4 दिन और लगेंगे इसको पूरी तरीके से क्लीन करने के लिए, इसको पूरी तरीके से हमास मिलिटेंट्स को यहाँ से रूल आउट करने के लिए। अब देखो, हमेशा से इजराइल जो है वो ये बात कहता रहा है कि हमने हमास को एक तरीके से पूरा स्वाइप ऑफ कर दिया है, और यही कहते कहते वो राफा तक पहुंचा था। अगर आप इस मैप को देखो तो सबसे पहले जो फाइटिंग है, इंटेंस फाइटिंग, वो यहाँ पर इजराइल की ये एरेज क्रॉसिंग है। एरेस क्रॉसिंग के पास आपको ये नॉर्थ गाज़ा दिख रहा है, और अभी जो फाइटिंग चल रही है नॉर्थ गाज़ा के शुजाइया एरिया में ही चल रही है। उसके बाद नॉर्थ गाज़ा से आगे आप बढ़ोगे, ये गाज़ा सिटी है, उसके बाद आप आगे बढ़ोगे देर एल बाला, खान यूनुस, और उसके बाद लास्ट में राफा, और ये राफा से बॉर्डर लगता है इजिप्ट का। और ये इजिप्ट का जो राफा से बॉर्डर लगता है, इल्ज़ाम था कि इजिप्ट के थ्रू इसी बॉर्डर से बहुत सारे हथियार जो है वो हमास तक पहुंचते थे। अब आप देखिए कि इधर से फाइटिंग शुरू की इजराइल ने, और इधर से वो इधर मूव करते गए, और जो सिविलियंस थे पैलेस्टीनियन सिविलियंस वो भी इधर मूव करते गए।
क्योंकि यहाँ पर फाइटिंग हो रही थी तो वो भाग करके गाज़ा सिटी में छिपे, फिर यहाँ पे छिपे, फिर खान यूनिस में छिपे। तो ऐसे करते करते इजराइल जो है वो राफा तक पहुँचा, और राफा में पहुँच करके इजराइल ने कहा कि भाई ये हमारा लास्ट ऑफेंसिव है, इसके बाद हम पूरी तरीके से हमास को क्लीन कर देंगे गाज़ा स्ट्रिप से, और हमास का एक नामो निशान भी नहीं बचेगा। इवन हमास की जो लीडरशिप है वो भाग करके कतर में छिप चुकी है। ये सारी बड़े बड़े क्लेम्स जो हैं इजराइल ने वहाँ पर कर दिए। और उसके बाद क्या हुआ, उसके कुछ टाइम बाद अभी आप देख रहे हो कि क्या हुआ कि फिर से नॉर्दर्न गाज़ा में एक इंटेंस फाइटिंग शुरू हो चुकी है। तो एक मैसेज तो क्लियर है इससे कि अभी भी हमास के जो मिलिटेंट्स हैं उनके हौसले बहुत बुलंद हैं, और हमास की जो लीडरशिप है वो भी कमज़ोर नहीं हुई है, बल्कि ये लोग बड़ी मजबूती से वहाँ पर लड़ाई लड़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो और भी ऑफशूट्स हैं जैसे हिजबुल्लाह, जैसे हुदीस, जो इनका सपोर्ट इनको मिल रहा है, जो इनसे फाइटर्स इनको मिल रहे हैं, जो इनसे गन्स, एमुनिशंस, आर्म्स मिल रहे हैं इनको, वो कहीं ना कहीं इनका हौसला और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। तो इसीलिए ये फाइटिंग दोबारा से इंटेंस फाइटिंग नॉर्दर्न गाज़ा के अंदर में शुरू हो चुकी है। क्योंकि इजराइल तो कह चुका था कि हमने कमांड स्ट्रक्चर लास्ट, सबसे जो इनका लास्ट ऑफेंसिव था हमास का, जो हमास का लास्ट एरिया था राफा में, उन पे कहा था कि वहाँ पर इनका कमांड स्ट्रक्चर था, उस कमांड स्ट्रक्चर को हमने पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है। लेकिन अभी वो कमांड स्ट्रक्चर ख़त्म नहीं हुआ है, तभी नॉर्दर्न गाज़ा में फिर से इंटेंस फाइटिंग शुरू हुई है। हालांकि बेंजामिन नेतन्याहू ने भी लास्ट संडे को ये चीज़ क्लेम करी थी। बेंजामिन नेतन्याहू ने क्लेम किया था कि लास्ट संडे को भी उन्होंने क्लेम किया कि अब इस पूरे वॉर को 9 मंथ्स हो चुके हैं और हम इस वॉर के बिल्कुल आखिरी फेज़ में आ चुके हैं, और आखिरी फेज़ जो है इसमें हम पूरी तरीके से हमास को ख़त्म कर देंगे। लेकिन जो नॉर्दर्न गाज़ा की इंटेंस फाइटिंग अभी देखने को मिली है कल, जिसमें 40 लोग मरे हैं, मतलब मिलियंस एंड मिलियंस लोग जो वहाँ से, मिलियंस लोग जो पूरा गाज़ा स्ट्रिप में थे वो एकदम परेशान हो चुके हैं, इस चीज़ से डिस्प्लेस होने के लिए मजबूर हो चुके हैं। इधर से उधर वो मूव कर रहे हैं, बस ना प्रॉपर फूड है, ना प्रॉपर सैनिटेशन है उनके पास, ना प्रॉपर मेडिकल केयर है उनके पास। हज़ारों लोग इसी में मर जा रहे हैं क्योंकि उन तक मेडिकल केयर नहीं पहुंच पा रही है। वो मुझे दिखता नहीं कि गाज़ा स्ट्रिप में अभी जो चीज़ें हैं वो नॉर्मलाइज होने के बिल्कुल कगार पे हैं। अभी ये वॉर चल ही रहा है, इसको इंटेंसली इन्होंने बढ़ाई दिया है बराबरी में। दूसरी तरफ इजराइल ने एक और वॉर शुरू कर दिया है, वो शुरू कर दिया लेबनान के साथ। इजराइल ने लेबनान को धमकी दे दी कि भाई अगर आप हिजबुल्लाह को ऐसे अटैक करने दोगे तो हम आपके ऊपर कंट्री टू कंट्री वॉरफेयर छेड़ देंगे। और उसके बाद ईरान का उस पर रिस्पॉन्स आया कि अगर इजराइल ऐसा करता है, लेबनान से कंट्री टू कंट्री वॉरफेयर करता है, तो ये इस पूरे जोन में, और ये बात सही भी है ईरान की, कि पूरे जोन में वॉर शुरू हो जाएगा। अब अगर आप देखो तो इजराइल ने क्या कहा, इजराइल ने सबसे पहले ये मामला शुरू कहाँ से हुआ कि इजराइल ने कहा कि हमारा लेबनान ऑफेंसिव का जो प्लान है वो अप्रूव्ड है हमारी पार्लियामेंट से, और वो बिल्कुल वैलिडेटेड है, और बहुत जल्द हम लेबनान के ऊपर अटैक करके जो हिजबुल्लाह है उसको वहाँ से ख़त्म कर देंगे। क्योंकि जैसे हमने गाज़ा स्ट्रिप से हमास को ख़त्म कर दिया, वैसे हम लेबनान पर अटैक करेंगे और हिजबुल्लाह को वहाँ पर ख़त्म कर देंगे। जस्ट उसके नेक्स्ट डे क्या हुआ, हिजबुल्लाह ने कम से कम 100 रॉकेट्स फायर किए इजराइल की टेरिटरी के ऊपर में। हालांकि वो सारे मोस्टली रॉकेट्स जो हैं, क्योंकि ये बहुत ख़राब क्वालिटी के होते हैं, ज़्यादातर वो इंटरसेप्ट हो गए, कई सारे माल फंक्शन हो गए, इजराइल को कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ उस चीज़ से। लेकिन ये एक मैसेज देता है ना कि आप 100 रॉकेट जो फायर कर रहे हो इजराइल की धमकी के बाद, एक कंट्री की धमकी के बाद, एक आतंकवादी संगठन 100 रॉकेट्स फायर करके ये मैसेज देता है कि जो करना है कर लो। तो ये एक डिटरेंस क्रिएट करने वाली बात है, और वो डिटरेंस क्रिएट हो रही है धीरे धीरे यहाँ पर। तो इजराइल ने जब ये कहा कि हमारा प्लान अप्रूव्ड है, हम बहुत जल्दी अटैक कर देंगे, तो ईरान ने कहा कि ये कुछ नहीं है, ये बस एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है जो इजराइल करने की कोशिश कर रहा है, ये बस डरा रहा है। अभी तक इसने हमास को ख़त्म नहीं किया, ये हिजबुल्लाह को और लेबनान में कैसे घुस जाएगा। अभी ये पैरेलली दो वॉर तो बिल्कुल शुरू नहीं कर सकते हैं, और अगर इन्होंने शुरू कर दिया तो आप समझ लो कि इस पूरे एरिए में, मतलब जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है ईरान का, जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, हुदीज़ हैं, जो हिजबुल्लाह है, हमास खुद है, बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इराक और सीरिया में काम करते हैं, ये सब एक्टिव हो जाएंगे और सब के सब मिल करके इजराइल को अटैक करने लगेंगे। तो वहाँ पर जब ऐसा सिचुएशन, और ऐसा सिचुएशन बिल्कुल हो सकता है, अगर इजराइल ने लेबनान के ऊपर अटैक किया तो ऐसी सिचुएशन बिल्कुल 100% हो सकती है जब ये पूरा एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस ग्रुप है जो ईरान का, वो इजराइल को टारगेट करे, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी होगी और इस पूरा मिडिल ईस्ट एरिया जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना चाहिए। आई थिंक यूएन को कहीं ना कहीं इसमें इंटरसेप्ट करना है। हालांकि यूएन की बात अब बहुत ज़्यादा सीरियस लेता नहीं है इजराइल, ना यूएस की बात सीरियस लेता है, तो कहीं ना कहीं इसमें उन कंट्रीज़ को इंटरसेप्ट करना चाहिए, बीच में बैठ के यहाँ पर सुलह करवानी चाहिए, बिकॉज ये पूरा मिडिल ईस्ट की उस पर सवाल आ चुका है। जो जितने सिविलियंस हैं, सीरिया, इराक, आप देख लो, लेबनान,
पैलेस्टीनियन सिविलियंस का हाल आप देख ही रहे हो, इजराइल के सिविलियंस भी इसमें परेशान होंगे, आप देखिए यमन के सिविलियंस में परेशान होंगे। तो इन सारी कंट्रीज़ को डायरेक्टली अफेक्ट करेगा ये वॉर, जॉर्डन भी उसमें घुस ही जाएगा बीच में। तो इन सारी कंट्रीज़ को डायरेक्टली अफेक्ट कर सकता है ये वॉर अगर लेबनान के ऊपर इसराइल ने अटैक कर दिया। तो इन चीज़ों से बच करके इसराइल को रहना है, अदरवाइज पैरेलली एक और वॉर चल रहा है, एक और वॉरफेयर अगर आप शुरू कर दिए तो इसमें आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और ये चीज़ ना एक और चीज़ दिखाती है, बेंजामिन नेतन्याहू का डेस्परेशन दिखाता है कि हाउ डेस्परेटली ही वांट्स टू एंड दिस वॉर। ऑलमोस्ट 9 मंथ्स हो गए हैं, जिस कंट्री ने 6 दिन 6 डेज वॉर में पूरी अरब कंट्रीज़ को हरा दिया था, वो कंट्री 9 मंथ्स हो चुकी है और वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमास को नहीं हरा पा रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चैलेंज है बेंजामिन नेतन्याहू की अपनी एडमिनिस्ट्रेशन पर, और इसीलिए उनकी पॉपुलैरिटी लगातार गिर रही है और वो डेस्परेटली कोशिश कर रहे हैं कि हम हमास को ख़त्म करके एक मैसेज तो दे दूं मैं अपनी जनता को कि ये वॉर हम जीत गए हैं। तो ये डेस्परेशन आपको दिखाई दे रही है। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखो, अनअकैडमी का बिगेस्ट एवर इवेंट अनअकैडमी समिट 3.0 जो कि हो रहा है इन कोलैबोरेशन विद द हिंदू ग्रुप, ये इवेंट 6 और 7 जुलाई को होगा। अब ये इवेंट जो है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग इवेंट होने वाला है, बिकॉज इसमें हमारे मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ऑनरेबल नितिन गडकरी जी भी इस इवेंट को अटेंड करेंगे। इनके अलावा बहुत बड़े बड़े के अन्नामलाई जी जो कि बीजेपी के बहुत बड़े लीडर हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी हैं, वो भी पहले IPS रह चुके हैं, वो भी इस इवेंट को अटेंड करने वाले हैं। तो समझ लो इन लोगों जैसे बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स जो हैं वो इस इवेंट को अटेंड करने वाले हैं। कई सारे इसके सेशंस होंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सारे इवेंट्स, तो ये सारे जो सेशंस हैं वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे हो तब भी आपके लिए जो ये सारे सेशंस हैं वो एज बीइंग एन इन्फॉर्म्ड सिटीजन आपके लिए काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। तो ये जो सेशन होंगे सारे, ये 6 और 7 जुलाई को लाइव होंगे अनअकैडमी ऐप पर। इन सेशंस की जो लिंक है वो मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डलवा दी है, उस पर आप क्लिक करके नोटिफाई मी पर क्लिक जरूर कर लेना। तो जब ये सेशन शुरू होगा, लाइव होगा 6 और 7 जुलाई को, तो आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी, रिमाइंडर आ जाएगा ताकि आप इस सेशन को ज्वाइन कर सको। तो आई होप आप इस सेशन में हमारे साथ जरूर से जुड़ेंगे अनअकैडमी समिट 3.0 में। आज के लिए इतना ही। आपको सारा आर्टिकल भी आई होप समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।